नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक। प्रदेश सरकार और रेलवे को नोटिस जारी। जोशीमठ में भूधसाव के साथ जमीन से रिस रहे पानी से लोगों में दहशत। आक्रोशित ग्रामीणों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। स्थानीय व्यापारियों ने बंद किया बाजार। सीएम धामी ने 265 करोड़ की लागत से बने गदरपुर खटीमा बाईपास का किया उद्घाटन। अब लोगों का सफर होगा आसान। 95 करोड़ की योजनाओं का भी किया शिलान्यास। और अंकिता हत्याकांड मामले में फिटला आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला। अब 10 जनवरी का इंतजार। बहस पूरी होने के बाद आरोपी पक्ष ने मांगा समय। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी की रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए लोगों को फिलहाल राहत दे दी है। प्रदेश की सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। यानी ये कहा जा सकता है कि फिलहाल हल्द्वानी में बुलडोजर नहीं चलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। बनभूलपुरा के लोगों को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम सहारा। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 फरवरी को। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर उत्तराखंड के साथ समूचे देश की निगाहें टिकी रही कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर हल्द्वानी में हजारों लोगों की दुआओं का नतीजा ये रहा कि लोगों को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम सहारा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। यानी फौरी तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों के आशियानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद हल्द्वानी में लोगों के मुरझाए चेहरे खुशी में बदल गए। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में अतिक्रमण मसले पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद विधायक सुमित हृदयेश ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसियों ने स्टे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। राज्य सरकार ये भूल रही है कि आप मुखिया हैं, ये राज्य और राज्यवासी आपके हैं। आप इनके आंसू पोंछने के लिए या इनके पुनर्वास के लिए आपके पास कोई प्लान बी है या नहीं है। अगर 7 फरवरी को भी इनके पक्ष में फैसला आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो क्या ऐसे ही अपनी आंखों के सामने आप 50,000 लोगों को बेघर होते हुए देख पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है यहाँ पे गरीब जनताओं की दुआओं की, उन माँ बहनों की, उन बच्चों की जो सड़कों पर उतर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्वक तरीके से और संवैधानिक तरीके से, और उनका हक था अपनी आवाज़ को उठाने का। और उसकी आज हमें बहुत जो न्याय की उम्मीद थी न्याय मिलकर बड़ा सुकून है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में कई टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है और इसके साथ ही रेलवे को भी नोटिस जारी किया गया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने 20 दिसंबर 2022 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के एक बैच में उत्तराखंड राज्य और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए ये आदेश पारित किया। मुद्दे के 2 पहलू हैं। एक, वे पट्टे का दावा करते हैं। दूसरा, वे कहते हैं कि लोग 1947 के बाद चले गए और जमीनों की नीलामी की गई। लोग इतने सालों तक वहां रहे, उन्हें पुनर्वास दिया जाना चाहिए। 7 दिन में इतने लोगों को कैसे हटाया जा सकता है?
जस्टिस कौल ने कहा, आप उन लोगों के परिदृश्य से कैसे निपटेंगे जिन्होंने नीलामी में जमीन खरीदी है? आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। लोग वहाँ 50-60 सालों से रह रहे हैं। कुछ पुनर्वास योजना होनी चाहिए। भले ही ये रेलवे की जमीन हो, इसमें एक मानवीय पहलू है। कोई समाधान निकाले, ये एक मानवीय मसला है। ये कहना सही नहीं होगा कि वहाँ दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना होगा। उत्तराखंड राज्य को एक व्यवहारिक समाधान खोजना होगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि लोगों को फौरी तौर के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिल गया है, लेकिन राह अभी भी लंबी है। ऐसे में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार और रेलवे को जारी किए गए नोटिस का क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है और 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में क्या कुछ खास रहता है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया हो, मगर इस मसले को लेकर सियासत और सवाल दोनों खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कई मलिन बस्तियों को सर्वे से क्यों हटा दिया गया। ये रिपोर्ट देखने के बाद शायद आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन इस मसले पर हो रही सियासत का ऊंट अलग ही दिशा में बैठता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल मुद्दा बन चुके हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मसले पर इन दिनों राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, मगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो हर किसी की अपनी प्रतिक्रिया और अपने सवाल हैं। इन सवालों के बीच एक सवाल ये भी खूब दिखा कि आखिर हल्द्वानी की बनभूलपुरा में कई मलिन बस्तियों को सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे से क्यों अलग थलग कर दिया गया। तो आज इस सवाल का जवाब शायद आपको मिल जाए, और ये जवाब कोई और नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल खुद दे रहे हैं। सुबोध उनियाल बताते हैं कि 1856 से ये जमीन रेलवे के अधीन है, और सरकार को जब ये मालूम चला कि ये जमीन रेलवे विभाग की है तो मलिन बस्तियों के सर्वे से बनभूलपुरा की कई कॉलोनियों को लिस्ट से हटा दिया गया। आप भी जरा सुबोध उनियाल का ये बयान सुन लीजिए। 2007 में रवि जोशी नाम के एक शख्स ने PIL की, क्योंकि जब गोला का जो पुल टूटा और पुल टूटने के बाद हाई कोर्ट ने इसके कारण पूछे, तो हाई कोर्ट को बताया गया कि साहब यहाँ पर खनन होने के कारण इसके अमेंडमेंट्स डैमेज हुए और यही पुल के टूटने का कारण है। तो हाई कोर्ट ने उसके बाद कोर्ट कमिश्नर बकायदा इस पर भेजा था। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने इस पर एक्विजिशन की अनुमति में जमीन को लेने की अनुमति दे दी। इस दौरान 2013 में जब मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की बात आई तो इस पर्टिकुलर बस्ती को भी मलिन बस्ती आइडेंटिफाई कर दिया गया था, लेकिन जब सरकार के संज्ञान में आया कि ये रेलवे की ज़मीन है तो ये लोग इनको मलिन बस्ती से भी बाहर किया गया, क्योंकि रेलवे की ज़मीन पे है। तो फिर ये लोग माननीय उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय में ये सिद्ध हो गया कि हल्द्वानी की जमीन ये पर्टिकुलर ये जमीन जो है ये नजूर लैंड नहीं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगने के बाद इस मसले पर सरकार की तरफ से बयान आने लगे हैं, तो विपक्ष भी सरकार पर हमलावर दिख रहा है। नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, जबकि बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन बताए जाने के बावजूद वहां सरकारी बजट से विकास के खूब काम हुए हैं। कोई लंबे समय से रह रहा हो तो उसको पुनर्विस्थापित करने की बात करते, वो बात तो सरकार ने नहीं की। न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कह दिया कि जो है हम तदनुसार काम करेंगे। आपको याद होगा मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी हाईकोर्ट का निर्णय आया था। उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो है सरकार ने निर्णय लिया जब हमने दबाव बनाया, और आज मलिन बस्तियाँ सुरक्षित है। तो भाई डबल इंजन की सरकार है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से कहती कि भाई लगभग 50,000 की जनसंख्या है, वहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, और राज्य सरकार ने अरबों रुपया वहाँ पर उस एरिया को डेवलप करने के लिए खर्च किया है। तो इस दिशा में जो है इनको वहीं पर स्थापित रहने के जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार निर्णय लेती। मलिन बस्तियों के सर्वे की लिस्ट से बनभूलपुरा की कई कॉलोनियों को बाहर करने को लेकर जो बयान अब सामने आ रहे हैं वो इससे पहले न देखने को मिले और न सुनने को।
ऐसे में अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है तो सरकार की तरफ से कई तर्क भी सामने आने लगे हैं। अब ये जमीन रेलवे की है या नहीं, या फिर लोगों ने अतिक्रमण किया है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा और जो फैसला देश की सर्वोच्च न्यायालय का होगा वो सर्वोपरि होगा। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। और अब बात जोशीमठ के खतरे में पड़े अस्तित्व की करेंगे। कल ही हमने आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया और बताया था कि कैसे बद्रीनाथ के द्वार जोशीमठ में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मौजूदा वक्त में जोशीमठ के हालात ऐसे हो चले हैं कि लोगों ने एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना को लेकर विरोध इस कदर बढ़ गया है कि लोग सरकार की मुखालफत पर उतर आए हैं। जल विद्युत परियोजना के कामों के विरोध को लेकर आज जोशीमठ में बाजार बंद कर चक्का जाम भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में लगातार भूधसाव के साथ मकानों में दरारें आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे लोगों में दहशत और आक्रोश है। कड़ाके की ठंड में दहशत के मारे लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रात काट रहे हैं। लोगों में सरकार को लेकर भी लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। बुधवार रात को लोगों ने एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना के कामों पर ब्रेक लगाने की मांग को लेकर सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला। ठंड के मौसम में हाथों में मशाल लिए हजारों की तादाद में जुलूस में शामिल लोगों की संख्या से ही मालूम चलता है कि लोगों में विरोध किस कदर है। तो वहीं आज जोशीमठ में भूधसाव होने के विरोध में लोगों ने बंद बुलाया। व्यापार सभा और टैक्सी यूनियन ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया। भूधसाव को लेकर आक्रोशित लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर दिया। इससे हाईवे के दोनों तरफ जाम की लंबी कतारें लग गई। साथ ही व्यापारियों ने भी स्थानीय बाजारों को बंद कर अपना विरोध जाहिर किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ में बनने वाली तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल के कारण जोशीमठ का अस्तित्व आज खतरे में है। स्थानीय लोगों का ये आक्रोश और सरकार के प्रति नाराजगी यूं ही नहीं है। असल में जोशीमठ में हालात पहले के मुकाबले काफी तेजी से बदल रहे हैं। मकानों में दरारें पड़ने के साथ जमीन के नीचे से रिस रहे पानी का बहाव भी अब तेज हो गया है। छह से 7 जगहों पर जमीन के अंदर से पानी निकलता दिखाई दे रहा है। जोशीमठ मारवाड़ी वार्ड में पानी के रिसाव से लोग दहशत में हैं। हालांकि इस इलाके से कई भवन खाली करा दिए गए हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ के भूधसाव के दोबारा अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की टीम भी गठित कर दी गई है। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द जोशीमठ का दौरा करने की बात कही। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी ज़रूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। जोशीमठ का मसला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि पहले यहाँ के लोग सिर्फ भूधसाव की समस्या को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे, मगर अब जमीन के नीचे से रिस रहे पानी ने लोगों में दहशत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हार्ट कपा देने वाली इस ठंड में दहशत के मारे लोग अपने घरों में रहने की बजाय खुले में रात और दिन गुजारने को मजबूर हैं। तो ठंडी पड़ी सरकार भी अब इस मसले में हरकत में आती दिख रही है। ऐसे में जल्द से जल्द इस मसले का हल निकलना बेहद जरूरी है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जोशीमठ में भूधसाव से जुड़े बड़े अपडेट की। एनटीपीसी के परियोजना निर्माण कार्यों के साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग बाईपास मार्ग निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। जी हां, एनटीपीसी को 2000 प्री फैब्रिकेट्स हट्स बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जहां पर प्रभावित परिवारों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही लोगों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में 265 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए गदरपुर खटीमा बाईपास का उद्घाटन किया है। 265 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ बाईपास के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअली शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गदरपुर बाईपास बनने से लोगों को यातायात में सहूलियत मिलेगी। पूर्णागिरी, कैलाश, मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को जाम के झाम से निजात मिलेगी। बाईपास के उद्घाटन के साथ ही सीएम धामी ने 95 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी शामिल रहे। इन दोनों बाईपासों के खटीमा बाईपास के लोकार्पण से, आज इसके चालू हो जाने से, और गदरपुर के बाईपास के लोकार्पण से, जहां खटीमा बाईपास से बनबसा, टनकपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक के लोगों को सीधे सीधे जो शहर के अंदर घनी आबादी के बीच से आना पड़ता था, और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था, और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे आसपास के क्षेत्रों का। वहीं गदरपुर बाईपास के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी यात्रा, उसकी समय सीमा कम होने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में केंद्र पोषित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही बताया कि अभी तक 80% योजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। विभाग के मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य को 18,000 आवास और मिले हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि राज्य में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उत्पादन को दोगुना करना विभाग का लक्ष्य है, लेकिन उस उत्पादन को दोगुना तभी किया जा सकता है जब विभाग के पास अच्छे प्रशिक्षक हो। इसके लिए विभाग जल्द ही राज्य में 1000 किसानों को ग्राफ्टर की ट्रेनिंग देने का काम करेगा। साथ ही विभाग में वीडियो के खाली पदों पर भी जल्द नियुक्ति दी जाएगी, जिसके निर्देश दिए गए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, हमारे सीडीओ ने जो ज़मीन पर इसको उतारते हैं, सभी योजनाओं का जो परसेंटेज है 80% से ऊपर है। अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में हमें 18,000 आवास और मिले हैं। पहले लक्ष्य को हमने 94% हमने पूरा कर दिया, जो पहले 16,000 मिले थे। तो सारी योजनाओं की मैंने आज समीक्षा की है। और अब बात करेंगे अंकिता हत्याकांड मामले की। अंकिता मर्डर केस में तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के मसले पर आज फिर से फैसला टल गया है। मामले में अब 10 जनवरी को फैसला आएगा। एसआईटी की ओर से बीते 9 दिसंबर को अदालत में अर्जी लगाई गई थी, जिसमें तीनों आरोपियों से उनकी सहमति मांगी गई थी। मंगलवार को गोलमाल जवाब मिलने और इस मामले में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में आज 5 जनवरी को नार्को टेस्ट पर अपना फैसला सुनाया जाना था, लेकिन एक बार फिर से इस मामले में फैसला टल गया है। 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने हरीश रावत पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। यहां तक कि कांग्रेस को उत्तराखंड में खत्म करने का आरोप भी हरीश रावत पर लगा है। भीमलाल आर्य का कहना है कि हरीश रावत ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने का ठीकरा भी उन्होंने हरदा पर ही फोड़ा। इसके साथ ही भीमलाल आर्य ने धामी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बेहतर फैसले ले रहे हैं। हरीश रावत जी ने उसका ही सर हमेशा कलम किया है, जिसने हरीश रावत को पनपाने का काम किया है, उसी व्यक्ति का सर जो है हरीश रावत ने कलम किया है। और मैं ये भी याद दिला दूं कि हरीश रावत जी एक दिन में मुझे 5 बार अपने मरे हुए बेटे की कसम खाते थे कि भीमलाल मेरा वो बेटा है जो मरा हुआ था और आज वो भीमलाल के रूप में वापस आ गया है। और उस व्यक्ति ने भीमलाल के साथ नहीं, अपने मरे हुए बेटे की आत्मा को भी कचोरा है, उनको भी मरने के बाद भी उस बेटे को यातनाएं दी हैं भीमलाल आर्य के साथ नाइंसाफ़ी करके। और मैं बता दूं आपको, देखिए 2022 में कांग्रेस ने जो टिकट दिए, एक ने कहा
कि भीमलाल आर्य हरीश रावत गुट का है, फिर हरीश रावत गुट ने कहा कि भीमलाल आर्य प्रीतम सिंह चौहान गुट का है। तो इनकी गुटबाजी इनको ले डूब चुकी है, कांग्रेस को ले डूबी है और ये उभरने वाले नहीं है। ये मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे। वहीं कांग्रेसी नेता काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस एक्टिवनेस में कांग्रेस की खेमेबाजी एक बार फिर से जग जाहिर भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों जहां धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में विधायक प्रीतम सिंह भी सरकार को घेरने के साथ साथ सीएम धामी से मुलाकात कर अपनी मांगे भी रख रहे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में कांग्रेस के नेता 2023 में भी इसी तरीके से अपनी राह चलेंगे। वहीं कांग्रेस की खेमेबाजी पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। कोई भी एक्टिव धड़े में नहीं है, सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मुद्दों को उठा रहे हैं। कहीं कोई अलग अलग नहीं जा रहा। आपने कहाँ देखा? नजर नहीं आते एक साथ। जो पार्टी का कोई प्रोग्राम आएगा ठीक है। साहब इनमें तो ये किस्सा याद आता है, न सूत न कपास और लट्ठम लट्ठा। बिना सूत कपास के लट्ठम लट्ठा हो रहा है, होने दीजिए, आप भी मजा लीजिए, हम भी देख रहे हैं। देहरादून निगम के अंतर्गत बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण करने के लिए गेल कंपनी ने 26 करोड़ का बजट खर्च करने की हामी भर दी है। नगर निगम ने योजना को लेकर शासन की ओर से पूछे गए सवालों का विस्तृत जवाब भेज दिया है। ऐसे में कुछ महीनों के भीतर ही योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस योजना का नगर निगम और कंपनी के साथ जनता को भी बड़ा फायदा होगा। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देहरादून नगर निगम को टॉप 50 शहरों की लिस्ट में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बायो सीएनजी प्लांट लगने से सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। कि गेल वाले जो है सीएनजी प्लांट हमारा यहाँ लगा रहे हैं, उसमें हमारा जो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और गोबर की जो समस्या है, उससे पूरे शहर में उससे निजात भी मिलेगी और उस प्लांट लगने से जो है नगर निगम की इनकम भी होगी। तो गेल के साथ हमारी बातचीत चल रही है और कुछ एक दो बिंदुओं पे उनसे चर्चा होनी है। उसके उपरांत वो जो है प्लांट लगेगा। इससे जो है शहर में जो स्वच्छता रैंकिंग आती है उसमें और सुधार होगा। एक तरफ वन दरोगा के चयनित अभ्यर्थी आयोग के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब वन दरोगा भर्ती के अचयनित अभ्यर्थी सामने आ गए हैं, जो आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वन दरोगा के परीक्षा परिणाम में अनियमितता सामने आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको अतिरिक्त बोनस नंबर दिए जाए। सर, हमारा आज इकट्ठा होने का जो मुख्य कारण है, कुछ दिन पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो निर्णय लिया गया, आज हम उस निर्णय का स्वागत करने के लिए यहाँ पर सारे एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सर पूरा उत्तराखंड आज की तारीख में जानता है कि राज्य गठन के बाद से यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की जो बाढ़ सी आ गई थी। इससे पहले की जो सरकारें थी, किसी भी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने का काम करे और जो मेहनती छात्र है उनके बारे में कोई सोचे। पहली बार इस सरकार में मैं धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इन नकल माफियाओं के एक संगठित तंत्र पर करी और मेहनती छात्रों को की एक उम्मीद सी जगी है। चंपावत जिले के पाड़ा सोसेरा गांव में रहने वाली छात्रा नीमा अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसीहा बने हैं। दरअसल काफी वक्त पहले खेलते समय गिरने से नीमा का जबड़ा टूट गया था। परिवार की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने की वजह से नीमा का सही से इलाज नहीं हो पा रहा था। परिवार ने नीमा के इलाज के लिए 6 महीने पहले सीएम धामी से मदद मांगी थी। सीएम धामी के निर्देश पर ऋषिकेश एम्स में नीमा के टूटे जबड़े का ऑपरेशन सफल हुआ। नीमा अब ठीक है। परिवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। 6 महीने पहले मैंने सीएम साहब को गुहार लगाई थी, ये मतलब सिस्टर का ऑपरेशन करना करके, तो सीएम साहब के द्वारा यहाँ ऋषिकेश एम्स में ऑपरेशन हो गया। आज मेरी सिस्टर का तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी फैमिली के साथ। मसूरी हत्याकांड मामले पर अब जल्द ही खुलासा हो सकता है। मसूरी हत्याकांड मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और एसटीएफ ने मामले से जुड़े 12 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट एसटीएफ को मिल गई है। रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद एसटीएफ अपनी आगे की जांच करेगी। दरअसल बीते साल फरवरी में मसूरी के जंगल से पुलिस को 32 वर्षीय युवक का शव मिला था। हत्या की आशंका के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और 12 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में एसपी एसटीएफ का कहना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट
टेस्ट की जांच की जो रिपोर्ट है उसकी स्टडी करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ के द्वारा जो मसूरी थाने का एक मुकदमा है जो 302 आईपीसी का है और उसमें विवेचना हमारे इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब। तो उसमें अभी 12 लोगों का जो संदिग्ध 12 लोग हैं उसमें उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया था एसटीएफ में ही। उसमें रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट का अवलोकन अभी विवेचक कर रहे हैं। उसमें ये देखा जाएगा कि उसमें अगर किसी की एबनॉर्मल रिपोर्ट आती है तो उसमें विवेचना में उसी तरह से फिर हम उसका संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे और बाकी तथ्यों पर भी हम उनसे फिर विस्तृत पूछताछ करेंगे। वहीं नशा तस्करों के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ ने 19 किलो ड्रग के साथ 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई ड्रग की कीमत 95 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों तस्करों को चमोली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नशे का जो कारोबार है ये पूरा समाप्त हो जाए और हमारे युवा जो है नशे को जो है ना कहें और ना उसको अपनाएं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कल एक बड़ी बरामदगी एसटीएफ ने की है। जो हमारे एएनटीएफ की टीम है, कुमाऊं का जो यूनिट है हमारा, इन्होंने जो है देवाल क्षेत्र में जो बागेश्वर के 3 लोग थे 19 किलोग्राम चरस लेकर आ रहे थे और ये चमोली और बागेश्वर के सुदूरवर्ती जो पहाड़ी एरिया है वहाँ से लाकर मैदान में उसको बेचते थे और काफ़ी इसमें मुनाफा कमाते थे, जो कि अभी हमारे मार्केट में इस जो 19 किलो चरस है इसकी बरामदगी हुई है तो इसका मूल्य कम से कम 40 से 50 लाख के बीच में है। वहीं देहरादून में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और डालनवाला पुलिस ने राजपुर रोड में मौजूद स्पा सेंटर पर संयुक्त कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक, प्रबंधक के साथ ही 13 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 11 महिलाएं और 2 युवक शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर की यार्ड में देह व्यापार का काम किया जा रहा था। स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामान और नकदी भी बरामद की गई है। इसके साथ ही देहरादून में डॉगी पालने के नियमों में नगर निगम अब सख्ती करने जा रहा है। नगर निगम प्रबंधक एक घर में अधिकतम 2 कुत्ते पालने का नियम लागू करने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इस मामले में निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डीसी तिवारी ने बताया कि एक घर में अधिकतर 2 कुत्ते पालने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा ज्यादा संख्या में कुत्ते रखने वालों को डॉग ब्रीडिंग का लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अपने कुत्तों का नगर निगम पंजीकरण न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, जो पालतू कुत्तों को लेकर के प्रस्ताव भेजे हैं, अभी भेजे नहीं है, हम इसे अपने बोर्ड बैठक में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आगामी बोर्ड बैठक में इसमें जो मुख्य उद्देश्य है इसका पशु के प्रति जो क्रूरता है उसे रोकना है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में हमने देखा कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में 5-5, 6-6 अलग अलग नस्ल के कुत्ते पाल के उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं और उनके बच्चे सेल आउट कर रहे हैं। उसमें वो किसी भी तरह की जो एबीसी रूल्स हैं, ब्रीडिंग रूल्स हैं पशु क्रूरता के, ना तो उनका पालन कर रहे हैं और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार से लाइसेंस लिया जा रहा है। तो हम इसमें ये प्रस्ताव लेकर के जाने की तैयारी कर रहे हैं कि या तो कुत्ते जो घर में पाल रहे हैं आम आदमी, आमतौर पे 1 या 2 कुत्ते ही पालते हैं, वो पालें और वो उसे उसकी न्यूट्रिंग करा लें, और या फिर अगर ब्रीडिंग पर्पस से पाल रहे हैं तो वो उसमें उसका लाइसेंस लें और साथ में जो एबीसी ब्रीडिंग रूल्स हैं उनका पालन। वहीं लोहाघाट नगर क्षेत्र की जनता लोहावती नदी का गंदा सीवर युक्त पानी पीने को मजबूर है। जल संस्थान द्वारा चौड़ी लिफ्ट योजना के तहत लोहावती नदी का सीवर युक्त पानी लिफ्ट कर जनता को सप्लाई किया जाता है। लोहाघाट नगर में सीवर लाइन न होने से लोगों द्वारा घरों का गंदा पानी और अपने सीवर का जो पानी है वो लोहावती नदी में छोड़ा जाता है, जिस कारण कभी पवित्र माने जाने वाली लोहावती नदी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना और अन्य योजनाएं नदी और जल स्रोतों को साफ करने के लिए चलाई जा रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत जुदा है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि सरकार से नगर में सीवर लाइन बनाने की भी मांग की गई है। नगर पालिका द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिया जाता है सीवर लाइन के लिए, और अभी जायका के तहत सीवर लाइन जल्दी ही स्वीकृति होने वाली है लोहानगर के लिए। और साथ ही साथ जो पानी की समस्या है, आज दिन पानी की समस्या बनी रहती है। हर 30 से 34 दिन पानी मिल रहा है, वो भी 20 मिनट मिल रहा है। लोग काफ़ी परेशान है पानी के लिए, दूर दूर धारे नौलों में जाते हैं पानी। अपने बच्चे का बहुत सी अंधकार हो रहा है यहाँ के बच्चों की बहुत सी, क्योंकि माताएं जो हैं और जो भी गार्जियन हैं वो पानी के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो रही है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक, प्रदेश सरकार और रेलवे को नोटिस जारी। जोशीमठ में भूदसाव के साथ जमीन से रिस रहे पानी से लोगों में दहशत। आक्रोशित ग्रामीणों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। स्थानीय व्यापारियों ने बंद किया बाजार। सीएम धामी ने 265 करोड़ की लागत से बने गदरपुर खटीमा बाईपास का किया उद्घाटन। अब लोगों का सफर होगा आसान। 95 करोड़ की योजनाओं का भी किया शिलान्यास। और अंकिता हत्याकांड मामले में फिटला आरोपियों के नार्को टेस्ट पर फैसला। अब 10 जनवरी का इंतजार। बहस पूरी होने के बाद आरोपी पक्ष ने मांगा समय।